नमस्कार, स्वागत है आपका खबरों का पंचनामा में। मैं हूं आपके साथ वक्ता। हम लेकर आए हैं देश और दुनिया की 5 बड़ी खबरें, जिस पर चर्चा के लिए हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं कैपिटल टीवी के एडिटर इन चीफ डॉक्टर मनीष कुमार जी। डॉक्टर साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। सबसे पहले नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। गोरखपुर केस के आरोपी मुर्तजा के चाचा तक पहुंची जांच की आंच, एटीएस ने किया तलब। लाउडस्पीकर विवाद गहराया, शिवसेना भवन पर मनसे ने लगाया लाउडस्पीकर, किया हनुमान चालीसा का पाठ। बंगाल में लगातार दुष्कर्म जारी, नदिया जिले के हासखाली में एक नाबालिग के साथ दुष्कर्म, टीएमसी नेता के बेटे पर लगा आरोप। बीजेपी प्रवक्ता नवीन जिंदल के घर पहुंची पंजाब पुलिस, केजरीवाल के विरोध में की थी वीडियो शेयर। इमरान और इमरान के मंत्रियों को ईसीएल में डालने की मांग, कोर्ट में याचिका दाखिल, 11 अप्रैल को हाईकोर्ट में सुनवाई। आज की सबसे पहली खबर आरोपी मुर्तजा से जुड़ी हुई है। गोरखनाथ मंदिर में हमला करने वाले मुर्तजा के चाचा और शहर के मशहूर डॉक्टर खालिद अब्बासी को एटीएस ने पूछताछ के लिए नोटिस जारी किया है, लेकिन उन्होंने उम्र का हवाला देकर लखनऊ हेड ऑफिस जाने से मना कर दिया और गोरखपुर ऑफिस में ही पूछताछ और बयान दर्ज करने के लिए कहा है। तो वहीं दूसरी तरफ मुर्तजा के माता पिता अभी भी लखनऊ में ही हैं। एटीएस उनसे बैंक खाते के लेन देन के बारे में पूछताछ कर रही है। डॉक्टर साहब, ये जांच की आंच कितनी लंबी जाएगी? देखिए, मुर्तजा के चचा जान जो हैं वो काफ़ी अक्लमंद व्यक्ति हैं, क्योंकि जो कहानी समझ में आ रही है वो ये कि जिस हादसे हमले के दिन से एक दिन पहले जब एटीएस के 2 अधिकारी मुर्तजा के घर गए, बैंक अधिकारी बन के, और पैसे के बारे में पूछताछ की और वापस चले गए, उसके बाद ये चचा जान ही हैं जिन्होंने मुर्तजा को फ़ोन करके बताया कि ये पुलिस वाले तुम्हारे पीछे पड़ गए हैं, भाग जाओ, और वहाँ से ये नेपाल भाग गया। अब कहानी थ्योरीज देनी शुरू हो गई, पागल है तो काला जादू है, तो बाइपोलर है, तो हाइपोमेनिया का शिकार है। अब जो एटीएस जांच कर रही है, उस जांच में एक सिंपल सा सवाल पूछा जा रहा है इनके परिवार वालों से, वो ये कि मुर्तजा जब नौकरी नहीं कर रहा था तो लाखों लाख रुपए उसके अकाउंट में आए कहाँ से, किसने दिए? क्या मुर्तजा ने कमाए या फिर ये पैसे आपके हैं? और अगर आपके हैं तो आप इतने पैसे कहाँ से लेकर के आ रहे थे कि वो सीरिया भेज रहा था, अमेरिका भेज रहा था, कनाडा भेज रहा था? कहने का मतलब ये है कि इस पूरे केस में मुर्तजा अब पूरी तरीके से फंस चुका है, और इस कदर फंस चुका है कि सरकार की तरफ से अब इसके ऊपर यूएपीए की कार्रवाई होगी। एनआईए आज पूछताछ कर रही है मुर्तजा से। मतलब ये कि जिसे लोग पागल बता रहे थे, जिसे एक बहका हुआ सीए और एनआरसी से नाराज मुसलमान युवा बता रहे थे, वो एक हार्डकोर टेररिस्ट निकला है। जी डॉक्टर साहब, एक तरफ गोरखनाथ मामले में लगातार एटीएस पूछताछ कर रही है, तो वहीं दूसरी तरफ लाउडस्पीकर विवाद गहरा रहा है। राज ठाकरे की महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना ने रामनवमी के मौके पर मुंबई में शिवसेना भवन के बाहर लाउडस्पीकर लगाकर हनुमान चालीसा बजाया, लेकिन थोड़ी देर बाद पुलिस वहां पहुंच गई और इसे बंद करवा दिया गया। पुलिस ने उस गाड़ी को भी जब्त कर लिया जिस पर लाउडस्पीकर लगाकर हनुमान चालीसा का पाठ पढ़ा जा रहा था। साथ ही पुलिस ने मनसे नेता यशवंत किल्लेकार को हिरासत में ले लिया। डॉक्टर साहब, ये मुद्दा कहां तक जाएगा और पुलिस कार्रवाई इस पर जो हुई वो सही थी? देखिए, अब शिवसेना भवन के सामने हनुमान चालीसा नहीं पढ़ा जाए तो क्या वहां पे आजान होगा? अजीब सी बात है, लेकिन यही तो राजनीति है। लगातार कैपिटल टीवी में हम लोग ये कहते आ रहे हैं कि राज ठाकरे ने शिवसेना के गर्दन को पकड़ लिया है। ये जो सेक्युलरिज्म का ढोंग शिवसेना रच रही है, बीएमसी के चुनाव सामने हैं, आप नवाब मलिक के साथ खड़े हो जा रहे हैं, आप भ्रष्ट अनिल देशमुख के साथ खड़े हो जा रहे हैं, आप सचिन वाजे को डिफेंड भी करते हैं, आपके मंत्री ओवैसी के
सांसद के साथ स्टेज शेयर करता है और ये कहता है कि शिवसेना का तो सिर्फ झंडा ही भगवा है, दिल में तो हरा भरा हुआ है। यही खबरें आ रही थी। बीच में खबर आ गई कि इस गठबंधन को अघाड़ी में ओवैसी भी समर्थन देने जा रहे हैं। मतलब कबीर दास की उल्टी वाणी, बरसे कंबल और भीगे पानी, यही क्राइसिस है। आइडेंटिटी की क्राइसिस शुरू हो गई है शिवसेना की। और राज ठाकरे वो अच्छी तरीके से जानते हैं कि ये जो हनुमान चालीसा का जो मुद्दा है वो शिवसेना के लिए इतना बड़ा एम्बैरेसमेंट हो रहा है कि आप हनुमान चालीसा चलाने के चक्कर में आप लोगों को गिरफ्तार करेंगे। और जो सुप्रीम कोर्ट का आदेश है कि लाउड स्पीकर जो मस्जिदों से अजान की आवाज़ आती है उसका डेसिबल 50 के आसपास हो, उस पर कोई पाबंदी नहीं, उसमें कोई गिरफ्तारी नहीं। लेकिन हनुमान चालीसा कोई पढ़े या चलाए तो उसमें आप पुलिस एक्शन लेते हैं। शिवसेना इस मसले में फंसती हुई नज़र आ रही है और राज ठाकरे इस मसले को यहीं पे ख़त्म नहीं होने देंगे। पूरे महाराष्ट्र में ये अजान वर्सेस हनुमान चालीसा चलेगा और शिवसेना की फजीयत होगी। जी डॉक्टर साहब, महाराष्ट्र में घमासान तो वहीं ममता बनर्जी के बंगाल से हर रोज दिल दहला देने वाली घटनाएं सामने आ रही हैं। बंगाल के नदिया जिले के हासखाली इलाके में एक नाबालिग को पहले बर्थडे पार्टी में बुलाया गया और उसके साथ रेप किया गया। हालत बिगड़ने पर उसे अस्पताल में भर्ती किया गया, लेकिन वहां उसकी मौत हो गई। उसके बाद जबरन उसकी डेड बॉडी को जला दिया गया। आरोप टीएमसी के नेता के बेटे पर लगा है। इस मामले में एक आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया है। केंद्रीय राज्य मंत्री सुभाष सरकार ने ममता सरकार पर हमला बोलते हुए कहा कि सीएम ममता बनर्जी महिलाओं को सुरक्षा देने में पूरी तरह से विफल रही हैं, वो इस्तीफा दें। डॉक्टर साहब, किसी भी हिंसा मामले की बात हो या दुष्कर्म की बात हो, सबसे आगे टीएमसी ही क्यों रहती है? देखिए, जो नादिया जिला है ये लव जिहाद का गढ़ है। रेप की घटना घट गई। क्राइम किसी भी राज्य में, किसी भी शहर में, किसी जगह हो सकता है। सरकार क्या एक्शन लेती है और कितना क्विक एक्शन लेती है वो सबसे इंपॉर्टेंट है। दिक्कत क्या है? लड़की के साथ बलात्कार हुआ, गरीब लड़की है, नाबालिग है। इसमें तो खबर मिलते ही आरोपियों को गिरफ्तार कर लेना चाहिए, लेकिन परिवार वाले जाते हैं, एफआईआर दर्ज नहीं होता। उनसे शिकायत ले ली जाती है, एक्शन नहीं होता। एक्शन होता भी है तो टीएमसी के जो मेन मुख्य आरोपी है, टीएमसी का जो नेता का जो बेटा है, उस पर कोई कार्रवाई नहीं होती। किसका इंतजार हो रहा है? किसका इंतजार हो रहा है? मतलब साफ है, जो चीजें हमने रामपुर हाट में देखा कि वहां लोगों को जिंदा जलाया जा रहा था और पुलिस ने एक्शन नहीं लिया, यहां भी वैसी ही घटना हुई। सिर्फ रेप नहीं हुआ, रेप के बाद जब ये लोग थाने में गए अपना शिकायत दर्ज कराने, एफआईआर दर्ज कराने के लिए, तो इस गरीब परिवार को बाकायदा धमकी दी जाती है कि अगर शिकायत किया, अगर तुमने मुंह खोला तो तुम्हारे घर को जला दिया जाएगा, तुम्हारे सब पूरे परिवार को ख़त्म कर दिया जाएगा। लेकिन फिर भी ये मसला यहाँ तक पहुँचा है, टीएमसी की तरफ से एक बयान तक नहीं आया है। और ममता बनर्जी की राजनीति देखिए और उनको देखिए, क्या कितना उनको हौसला है कि यूपी में तो कभी हाथरस, तो कभी उन्नाव, तो कभी कुछ, उस तरह की घटनाओं का जिक्र तो वो करती हैं, लेकिन उनके ही राज्य में, उनके ही नाक के नीचे इतना बड़ा जघन्य अपराध हो जाता है और मुंह में उनके ताला लगा हुआ है। जी डॉक्टर साहब,
बंगाल में वाकई हालात बहुत खराब हैं, तो वहीं केजरीवाल सरकार अब पंजाब पुलिस का सहारा लेकर बीजेपी के नेताओं को परेशान कर रही है। दिल्ली बीजेपी के प्रवक्ता नवीन कुमार जिंदल के घर पंजाब पुलिस पहुंची। नवीन जिंदल ने दिल्ली में केजरीवाल सरकार पर एक वीडियो पोस्ट किया था, जिसे फर्जी बताते हुए पंजाब में उनके खिलाफ शिकायत दर्ज करवाई गई। पंजाब पुलिस ने इस शिकायत के आधार पर केस दर्ज किया और 9 अप्रैल को नवीन जिंदल के घर पहुंच गई। डॉक्टर साहब, क्या पंजाब पुलिस बीजेपी को टारगेट कर रही है? पहले बग्गा थे और अब नवीन जिंदल। देखिए, केजरीवाल जो है वो सत्ता का बहुत बड़ा लोभी, ही वांट्स ऑल द पावर्स। आप देखिए, जब ये मुख्यमंत्री बना किस तरह से हंगामा करता था, दिल्ली पुलिस हमें दे दो, एसीबी हमें दे दो, सब कुछ इसको चाहिए। और मिलने के बाद क्या करता है? मिलने के बाद यही दुरुपयोग करता है। ये हिटलर है, हिटलर, वो भी हिटलर भी कम है। अभी मैं देख रहा था एक वीडियो में जिसमें वो साफ साफ कह रहा है कि 4-5 लोगों को अंदर डालो, अपने आप इनके होश ठिकाने आ जाएंगे। ये स्वराज लाएगा? ये स्वराज की बातें करने वाला ये नटवरलाल ये इस तरह की कार्रवाई करेगा? और मैं आपको बता दूं, ये तब हो रहा है जब एक दिन पहले ये तजिंदर बग्गा के केस में उसके ट्वीट के ऊपर उसके घर पे दिल्ली में पहुंचा दिया गया पंजाब की पुलिस को। हालांकि गिरफ्तार तो नहीं हुआ, उल्टा जो हरियाणा पंजाब की जो हाईकोर्ट है वहां से लताड़ पड़ी मान सरकार को कि तमाशा बंद करो। अभी जुम्मा 4 दिन हुआ नहीं, पुलिस मिले, तुम यहां लोगों के आवाज को बंद करने के लिए पुलिस भेजोगे उसके घर पे? डेमोक्रेसी की बातें जब ये विरोध में था, जब ये आंदोलन करता था, तो बहुत डेमोक्रेसी, फ्रीडम ऑफ स्पीच और जेएनयू में गद्दारों के साथ आज़ादी आज़ादी का नारा ये लगाने वाला व्यक्ति ये अचानक से लोगों के आवाज़ को बंद करने की कोशिश कर रहा है। देखिए, दिक्कत क्या है, केजरीवाल वो लोगों को बेवकूफ़ बना करके झांसा देकर अपनी राजनीति चमकाता है और लोग इसके चाल को समझ नहीं पाते हैं। जी डॉक्टर साहब, पाकिस्तान में इमरान खान की सरकार गिर गई है। विपक्षी एकजुटता के सामने इमरान खान संसद में विश्वास मत हासिल नहीं कर सके। अब इमरान को एग्जिट कंट्रोल लिस्ट में डालने की तैयारी की जा रही है, जिसके लिए इस्लामाबाद हाई कोर्ट में याचिका दायर की गई। इमरान खान के खिलाफ उच्च राजद्रोह अधिनियम के तहत मुकदमे की मांग भी की गई है। ईसीएल लिस्ट में इमरान और उनके मंत्रियों को डालने की अपील पर हाईकोर्ट 11 अप्रैल को सुनवाई करेगा और इस लिस्ट में इमरान खान के अलावा पाक के पूर्व विदेश मंत्री शाह महमूद कुरैशी, सूचना और प्रसारण मंत्री फवाद चौधरी समेत कई अन्य लोगों को एग्जिट कंट्रोल लिस्ट में डालने की अपील की गई है। डॉक्टर साहब, अब इमरान खान क्या करेंगे? अब तो पाकिस्तान से भी नहीं भाग सकते। देखिए, अब तो कई सारी कार्रवाइयां होंगी। कुछ लोग कर रहे हैं, नजरबंद कर दिया जाएगा, उनको गिरफ्तारी होगी, इनके ऊपर कई सारे मुकदमे चलेंगे। लूट खसोट भ्रष्टाचार के अलावा देशद्रोह का भी मुकदमा चलने वाला है, क्योंकि जिस हिसाब से इन्होंने डेमोक्रेसी को तोड़ फोड़ के बराबर कर दिया, संविधान को इन्होंने ताक पे रख करके जो पूरा भंग करवाया था, तो उन सब का भी हिसाब किताब लिया जाएगा। अभी कल वोटिंग होनी है, नए प्रधानमंत्री शपथ लेंगे, उसके बाद हालांकि उन्होंने कह दिया कि कोई बदले की कार्रवाई नहीं होगी, लेकिन ये जो कोर्ट में मसला गया है, ये तो भागने का भी जगह नहीं मिलेगा। और अभी से ही इमिग्रेशन डिपार्टमेंट को कह दिया गया है कि जिन लोगों के खिलाफ केस चल रहा है वो जा ना पाए। मैं बार बार कहता हूं, पाकिस्तान में आर्मी सारा काम करती है, आर्मी के इशारे पे ही वहां का पूरा सिस्टम चलता है। आर्मी से पंगा इमरान खान ने लिया, कुर्सी भी गई, इज्जत भी गई। अब ये समझिए, एक तो था कि इमरान खान बड़े सशक्त, बड़े, इनको तो लग रहा था कि भाई अब तक का सबसे बेस्ट प्राइम मिनिस्टर मैं बनूंगा, 5 साल पूरा करने वाला पहला प्रधानमंत्री बनूंगा। लेकिन हालत देखिए, ये पाकिस्तान के इतिहास के पहले प्रधानमंत्री हैं जो ऑन द फ्लोर ऑफ द हाउस जो बहुमत साबित नहीं कर सके, हार गए, इनको हटाया गया। तो चारों तरफ से इमरान खान की मुश्किलें जो है वो अब बढ़ेंगी। पत्नी भी छोड़ के चली गई, इनके जो असिस्टेंट्स थे, उनके साथ जो सेक्रेटरीज वगैरह थे वो भी छोड़ के चले गए।
इनके सहयोगी दल भी छोड़ के चले गए और ये बताया जा रहा है कि इमरान खान की पार्टी के करीब 50 ऐसे सांसद हैं जो इमरान खान के खिलाफ विद्रोह करने वाले हैं। और तो और ये जो अपील लगातार इमरान खान कर रहे थे, किस पता नहीं कौन से नशे में थे ये, कि पूरी जनता सड़क पे आ जाओ, लोगों को कह रहे हैं कि भाई सड़क पे आ जाओ, आंदोलन करो, पाकिस्तान आज़ादी की दूसरी लड़ाई लड़नी है, अपील किए जा रहे हैं, लोग बाहर नहीं आ रहे हैं। तो ये इनकी हालत जो है वो एक कहावत है ना, न घर के न घाट के, इमरान खान वहीं पहुंच गए हैं। जी डॉक्टर साहब, बहुत धन्यवाद इतनी जानकारी के लिए। धन्यवाद। खबरों का पंचनामा में आज के लिए इतना ही। देश विदेश की बाकी खबरों और उनके सटीक एनालिसिस के लिए देखते रहिए कैपिटल टीवी। हमें लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कैपिटल टीवी को सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार।